चलिए, नमस्कार साथियों, माओवादी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग बात करेंगे बिहार में जो जातिगत सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है उस पर बात करेंगे कि वो क्या इस देश में, क्या बिहार की धरती पे वो क्रांतिकारी कदम है, या फिर उससे जो लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करने से बिहार में बहुत ही ज़्यादा जाति का प्रभाव बढ़ जाएगा, बिहार बहुत पीछे चला जाएगा। तो इस पे हम लोग विचार करेंगे। इस पे मैं अपना वक्तव्य रखना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा तरजीह देंगे सुनने में। तो बिहार के विधानसभा में 7 नवंबर को एक बहुत ही ऐतिहासिक काम किया गया। मेरे अनुसार, मैं जहां तक समझता हूं कि बिहार के इतिहास में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य को रचा गया, और वो कार्य था बिहार में जो जातिगत सर्वेक्षण जो हुआ है, बिहार जातिगत आधारित जनगणना 2022-23, उस बुकलेट का नाम है। इसको विधानसभा में टेबल्ड किया गया। इससे पूर्व में 2 अक्टूबर को यह जो इसी जनगणना का जातिवार जो संख्या है, जो आबादी थी, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, लेकिन वो विधानसभा में प्रकाशित शायद नहीं की गई थी। तो मुख्य रूप से पूरा फुल डेटा जो है अब आ चुका है। और अभी पिछले, देखिए, इतना प्रामाणिक और उपयोगी डेटा भारत के इतिहास में कभी जारी नहीं हुआ। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी जो है इस डेटा के माध्यम से हम लोग उसको मुख्य धारा में लेकर के आ सकते हैं। उसको हम लोग बिल्कुल, जो आदिवासी जो है उसको भी हम लोग इस डेटा के माध्यम से हमको पता होगा कि वो क्या कार्य कर रहा है, क्या उसकी शिक्षा है, उसको क्या शिक्षा देनी है, किन क्षेत्रों में नए स्कूल बनाने हैं, किन क्षेत्रों में किस तरीके का इंडस्ट्री स्थापित करना है। इससे बहुत ही डेटा हम लोग को, क्योंकि यह सिर्फ जाति की गणना गिनने की बात नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वेक्षण भी है। इसमें बताया गया है कि लोग कितनी, आपके पास नौकरी है, आपके घर परिवार में कितनी नौकरियां हैं, आपका कितना, मतलब किस माध्यम से आप अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, आपकी मंथली इनकम क्या है, सारा कुछ इस डेटा में बताया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही 2024 के चुनाव की जो एजेंडा है उसको इन्होंने, माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने सेट कर दिया है। और इसी एजेंडे के तहत जब माननीय अमित शाह जो गृह मंत्री हैं इस देश के, वो जब आए मुजफ्फरपुर में, तो जनसभा में वो झूठ बोलते पाए गए कि बिहार में जातिगत जनगणना तो भाजपा ही पहले करवाना चाहती थी। तो उन माननीय अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना करवाना चाहती थी तो देश भर में जो जनगणना जो हर एक 10 साल पे होते हुए आई है, उसको क्यों नहीं करवा लिया? उसमें जाति के कॉलम क्यों नहीं ऐड करवा लिया? उसको क्यों आपने रोक दिया? ये पहला आपसे सवाल है हमारा, माननीय अमित शाह जी। आप यहाँ बिहार की धरती पर राजनीति करते आए हैं, कर रहे थे, और हमारे ही पिच पे आप खेल रहे हैं। हमको खुशी हुआ हम लोगों को कि बिहार में आकर के आप धर्म आधारित जो नफरती जो एजेंडा है उसको आप सेट नहीं कर पाए। आपको हमारे पिच पे आके खेलना पड़ा, और उसमें भी नफरत का एजेंडा आपने सेट करने का काम किया कि मुझे यादवों का वोट नहीं चाहिए, मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मैं अति पिछड़ी जातियों का मसीहा बन करके आप आ रहे हैं, और उनकी जातिगत जनगणना करने से आपको बिहार में दिक्कत है। जब आप सत्ता में थे तब आप क्या कर रहे थे? एक और आपसे मेरा सवाल है कि देश भर में जिन राज्यों में आपकी सत्ता है, उन राज्यों में आपने बिहार जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा दिया, अगर आपका यह एजेंडा था तो दोस्तों, ये 2024 का एजेंडा सेट हो चुका है। और चाहे जितना भी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे, पहनावे के नाम पे, खान पान के नाम पे कितना भी आप नफरत फैलाने का प्रयास कर लें, लेकिन इस जातिगत सर्वेक्षण के विकासवादी मॉडल के सामने वो सभी नफरती एजेंडे को टिक पाना मुश्किल है। और दोस्तों, माननीय नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को जब यह जातिगत सर्वेक्षण का बिहार विधानसभा में टेबल्ड किया गया बुकलेट, तो उसी दिन कह दिया था कि हम बिहार में आरक्षण को बढ़ाएंगे, आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे, आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे। और अगले ही दिन, एक दिन बाद 9 नवंबर को तेजस्वी यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री का उस दिन जन्मदिन था। जन्मदिन के अवसर पर उस दिन बिहार में एक और ऐतिहासिक काम किया गया, और बिहार में ये 49.4% होता है, कितना परसेंट था, 50% के जो जाति का जो आरक्षण था उसको उन्होंने 75% तक करने का काम किया। बहुत ही ऐतिहासिक काम किया उन्होंने। उस 75% में मैं बताता हूं कि 75% में से अनुपात क्या है, 22% दिया गया है SC एंड ST को। पहले ये 16% मिलता था, और 16 दशमलव कुछ, ST को दशमलव में कुछ में मिलता था। तो SC को हो गया है आपको
6 से 20% और एसटी को 1.6%, मतलब 22% के लगभग में आरक्षण मिल रहा है एससी और एसटी को बिहार में। अब आबादी के अनुपात में बिल्कुल भी, आबादी से कम नहीं। और जो अपना अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी जनसंख्या 15%, उनको 10% दिया गया है, ठीक है, उनको थोड़ा 5% कम है। और ओबीसी कम्युनिटी जो कि 63% है बिहार में, ईबीसी प्लस बैकवर्ड क्लास दोनों मिला के 63%, उसको 63% नहीं दिया गया, 43% दिया गया। लेकिन ये संतोषजनक है, मिला के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं बिहार में महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए भी 35% आरक्षण का प्रावधान बहुत पहले से ही माननीय नीतीश कुमार जी किए हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी का इस ऐतिहासिक कदम को बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसको अभी बहुत लोग कोर्ट में चैलेंज करने का काम करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस देश में अंबेडकर साहब का जो संविधान, उसमें पहले से ये प्रावधान था कि इस देश में आप जातिगत आरक्षण ही सिर्फ दिया जा सकता है, क्योंकि इस देश में गरीबी जाति के आधार पर है। और यह सर्वेक्षण आने के बाद, डेटा आने के बाद यह क्लियर हो गया है। मैं नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको जरूर बताने का काम करूंगा कि इस देश में किस तरीके से जातियों में गरीबी है, और उसका सीधा साधा जो प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो बिहार में जाति के सर्वेक्षण आने के बाद आ चुका है कि किस तरीके से यहाँ पे वर्ग संघर्ष की बात नहीं की जाए कि यहाँ पे अमीरी और गरीबी है। अमीरी और गरीबी नहीं है, यहाँ पे जातियों में अमीरी और गरीबी है। यह डेटा भी आ चुका है बिहार में। तो इसको कुछ लोग चैलेंज करने का काम करेंगे कोर्ट में, इसको जा करके रोकने का काम करेंगे कि जातिगत आरक्षण जब संविधान में 50% से ज्यादा देने का नहीं है तो 75% नीतीश कुमार ने क्यों कैसे दे दिया जातिगत आरक्षण। तो इस पे मैं कहना चाहता हूँ कि जातिगत आरक्षण तो भाई नहीं दिया जा सकता था 50% से ज्यादा। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पे ईडब्ल्यूएस को 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया था, तो वो किस आधार पर दिया गया था? पहली बात तो वो गैर संवैधानिक था, संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं था कि आप जातिगत आरक्षण के अलावा इतर कोई दूसरा आरक्षण भी दे सकते हैं, ये इसके नाम पे, गरीबी के नाम पे, समझ रहे हैं? क्योंकि गरीबी यहाँ पे जातियों में है, गरीबी के आधार पे यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान है ही नहीं। तो जब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध करार दे दिया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जो हम लोग जाति के आधार पे नहीं देंगे, लेकिन हम लोग ये इकोनॉमिक के आधार पे हम लोग देने का काम करेंगे। और उसी समय 50% को सीमा को तोड़ करके 10% आरक्षण दिया गया था और 60% आरक्षण हो चुका था। तो वर्तमान में अगर कोई चैलेंज करेंगे कोर्ट में, तो कोर्ट से भी हम लोग जीत करके आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 50% का जो सीमा है वो ऑलरेडी पहले ही टूट चुका है। और कोर्ट पहले यह भी कहते आई है कि किसी भी आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए, किसी भी कम्युनिटी को अलग से आरक्षण देने के लिए, कुछ भी संशोधन के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। तो इस जातिगत सर्वेक्षण के माध्यम से हमारे पास डेटा भी आ चुका है। तो दोस्तों, अब सभी राज्यों में भी यह क्रांति आएगी और लोग, हमको नहीं लगता है कि अब हिंदू और धर्म के नफरत में, धर्म की चाशनी में डूबने का काम करेंगे। लोगों को अब अपने अधिकार और ये सब कुछ उनको पता चल रहा है कि किस तरीके से जातियों में गरीबी है, किस तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देश के 89 सचिवों में से 84 सचिव अपर क्लास हिंदू हैं और बाकी क्या गैर हिंदू हैं? या वो उन हिंदुओं की वहाँ पे क्यों नहीं है? क्या ओबीसी के पास टैलेंट नहीं है? क्यों मात्र 4 ओबीसी SC ST के हैं? 89 में से 4 ही सचिव हैं, वो भी 4 में से ओबीसी 0 है, SC 3 है, ST 2 है। इसी तरीके से लगातार आपकी जो भारत का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ पे 2019 तक कोई भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं था दोस्त। तो वो भी अब धीरे धीरे आ रहा है और आपको रोका भी जा रहा है मनुवादियों द्वारा। वो रोका जा रहा है इस तरीके से कि आपको रिटर्न में आप अच्छा नंबर लेकर के आएंगे और आपको जो है इंटरव्यू के दौरान नोट फाउंड सुटेबल करार दे दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि बिहार में जो जातिगत जो आंकड़े आए हैं वह किस तरीके से जाति आधारित गरीबी किस तरीके से है, जातियों में किस तरीके से गरीबी है और किन जातियों का क्या प्रतिनिधित्व है, सरकारी नौकरियों में क्या प्रतिनिधित्व, इस पर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करने का काम करेंगे। और आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे क्या कि इसको खत्म कर दिया जाए? अभी खत्म फिलहाल चलिए, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए।